नमस्कार, स्वागत है आपका दमदार बहस में। मैं हूं आपके साथ हेमंत केवलिया। दमदार बहस एक ऐसा शो है जिसका मकसद है आपके मुद्दों को पुरानों तक अपने मंच के माध्यम से पहुंचाना, आपके लिए ऐसी बहस को परोसना जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, जो किसी निष्कर्ष पर जाकर पहुंचे। दमदार बहस में हम उन सभी मुद्दों को उठाते हैं जिनसे आपका सीधा सीधा सरोकार हो, यानी कि मुद्दे आपके, मंच हमारा, जवाब देंगे हुक्मरान, क्योंकि हम पूछेंगे दमदार बहस में दमदारी के साथ दमदार सवाल। दमदार बहस में आज जिक्र दरअसल आम आदमी पार्टी को लेकर होगा, क्योंकि दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने योगी के गढ़ में एंट्री कर ली है। अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान कर दिया है कि आम आदमी पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाएगी। लेकिन सवाल यह कि मुफ्त बिजली, पानी के मुद्दे पर दिल्ली वालों का दिल जीतने वाली आम आदमी पार्टी क्या यूपी का भी दिल जीत पाने में कामयाब हो सकती है? क्या ऐसा संभव है कि जहां पर जातीय समीकरण इतना हावी रहा हो, वहां पर आम आदमी पार्टी की झाड़ू चल जाएगी? पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसी को लेकर इस पर करेंगे चर्चा। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल अपनी नई सियासी पारी की शुरुआत अब यूपी से करने जा रहे हैं। दिल्ली की सियासी पिच को तीसरी बार फतह कर चुके अरविंद केजरीवाल को जनता का भरपूर साथ मिला था और मुद्दा था मुफ्त बिजली और पानी। अब इसी मुद्दे के बल पर अरविंद केजरीवाल यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में सियासी एंट्री मारने जा रहे हैं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जीत की ट्रिक अब यूपी में भी आजमाना चाहते हैं। अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है तो यूपी में लोगों को मुफ्त बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? यूपी के लोगों के इतने ज्यादा बिल क्यों आ रहे हैं? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? दिल्ली की गद्दी पर बैठे केजरीवाल को अब यूपी की गंदी राजनीति की गंध भी दिखाई देने लगी है। आज उत्तर प्रदेश को प्रगति की राह पर चलने से कौन रोक रहा है? यूपी की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेता। यूपी के लोगों ने हर पार्टी के लोगों पर विश्वास करके उन्हें मौका दिया, पर उन पार्टियों ने लोगों की पीठ में छुरा घोंपाया। सरकारें आई, सरकारें गई, मगर हर सरकार ने पिछली सरकार का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यूपी के लोगों को आखिर में क्या मिला? अरविंद केजरीवाल को लगता है कि यूपी की राजनीति में अच्छी नीयत की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज यूपी की राजनीति में एक ही चीज की कमी है, सही और साफ नीयत की, और वो केवल आम आदमी पार्टी के पास है। इसी साफ नीयत से हमने दिल्ली बदल के दिखाई है। दिल्ली में हमने साबित कर दिया कि सरकारों में पैसे की कमी नहीं होती, नीयत की कमी होती। अरविंद केजरीवाल के ऐलान के बाद अब यूपी की सियासत नए सिरे से शुरू हो सकती है। यूपी के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह सबसे पहले आगे आए। केजरीवाल जी, आपकी आदत है, जो मैंने पहले कहा था, आपकी आदत है भ्रमित करने की, और अब उत्तर प्रदेश की जनता में ही नहीं, आप दिल्ली की जनता में भी बेनकाब हो चुके हैं। और जब जो बेनकाब होता है ना, उसके लिए एक ही नसीहत होती है कि वो पर्दाशीन हो जाए, पर्दे के पीछे छुप जाए, नहीं पर्दे के आगे आने का प्रयास करें, क्योंकि आप बेनकाब हो चुके हैं। और सीएम केजरीवाल को पर्दाशीन होने की नसीहत दे डाली। दिल्ली की जीत से गदगद सीएम केजरीवाल ने सीधी उड़ान योगी के गढ़ में लगाई है।
देखा जाए तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। पंजाब में भी केजरीवाल की झाड़ू अच्छी तरह से नहीं चली, लेकिन यूपी फतेह का सपना देख रहे केजरीवाल का ये सपना कितना साकार होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो डेस्क, न्यूज इंडिया। तो सपना उत्तर प्रदेश फतेह का है, अरविंद केजरीवाल का। और ऐसे वक्त में जब कोरोना काल का वक्त चल रहा हो, ऐसे वक्त में जब कोरोना काल के वक्त दिल्ली में रहने वाले लोग परेशान हुए कि इन सरकार को बीच में आना पड़ा, अमित शाह को बीच में आना पड़ा, तब जाकर वहां पर सुविधाएं मैसर भाई सही तरीके से की जा सकी हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर दिल्ली सरकार बैकफुट पर रही है, लेकिन उस पर बात की नहीं जाती और यह कह दिया जाता है कि दिल्ली के मॉडल पर उत्तर प्रदेश में भी जीत हासिल की जाएगी और वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो दिल्ली की आवाम को मिल रही हैं। क्या यह संभव हो सकता है उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों को लेकर, जिसकी पिच तैयार कर ली अरविंद केजरीवाल ने आज ऐलान करने के साथ ही? इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। गौरव मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। गौरव जी बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ पूजा श्री जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गई हैं। पूजा श्री जी आपका बहुत स्वागत है। राजीव बख्शी जी हमारे साथ हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। राजीव जी आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ जगदेव सिंह यादव जी हैं, पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जगदेव सिंह जी आपका बहुत स्वागत है। इस बार का मुकाबला, जगदेव जी क्या लगता है कि ये अब मुकाबला न त्रिकोणीय है, ना बीजेपी कांग्रेस के बीच में है, ना सपा बसपा, एक और पार्टी जुड़ गई है, ऐलान कर दिया आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद दिल्ली के मुखिया ने। कैसे देख पा रहे हैं सर इसको आप, जगदेव जी? राजनीति में हर आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, राजनीति का अनुसार है। केजरीवाल ने संजय सिंह को पहले से जिसमें भेज रखा है, लगातार वो कार्यक्रम मीटिंगें कर रहे हैं। देखिए सवाल ये है, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा फर्क है और केजरीवाल भी अभी एक बात हो रही है हरियाणा पंजाब में आजमा चुके हैं। यूपी और दिल्ली में बहुत बड़ा फर्क, लेकिन वो स्थिति यहाँ पैदा होने वाली नहीं है कि वोटर को लालच दे के लुभा करके साथ कर ले। आपने देखा नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, 15 लाख का लालच दे करके पिछड़े लोगों को फंसाया। अभी पिछले बार चुनाव जो लोकसभा हुए 2-2 हजार रुपए किसानों को खाते में डाल करके, ये जो नई प्रचलन शुरू हो गया है वोटों को खरीदने के लालच दे के, मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र की एक ऐसी नहीं है, लोकतंत्र बड़ा घातक सिद्ध होने वाली है। और वैसे भी मैं हमारे समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय है क्या सर आम आदमी पार्टी का उतरना? क्योंकि बहुत अच्छा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी भी तो नहीं कर पा रही है। कुछ नहीं है, समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते इतने काम किए हैं, उत्तर प्रदेश की जनता आज उन्हें याद कर रही है। एक ईमानदार, नहीं वो तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ गंदी राजनीति होती रही, वो तो यही कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में आज तक सिर्फ गंदी राजनीति होती रही, हमारा उदय हो जाएगा, हमको अगर जगह मिल जाएगी तो राजनीति स्वच्छ होगी, जैसा दिल्ली में कर रहे हैं वो। ये अखिलेश जी की उत्तर प्रदेश में एक अच्छे कुशल प्रशासक और अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए, काम को आज भी लोग उनको याद करते हैं। ये लोग आए, छोटी मोटी पाटिल है, इसमें हमारे समाजवादी पार्टी के लिए कोई चिंता का विषय नहीं है, न कोई चिंता का विषय होगा। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया है कि हम बड़ी पार्टी समझौता नहीं करेंगे। और जिस तरह के लोग आ रहे हैं वैसी भी तो आगे को बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तमाम पार्टियां आ रही हैं, यहाँ पहले से तमाम पार्टियां हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। पहले भी यहाँ लड़ चुके हैं, चाहे पीस पार्टी तमाम पार्टियां, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एक जो राष्ट्रीय हमारे नेता ने उनकी छत बनाई है मुख्यमंत्री के रूप में, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कितनी जल्दी 2022 चुनाव है और दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार बने और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, इसमें कोई रोड़ा नहीं बन सकता। और भारतीय जनता पार्टी ठीक है जगदेव जी, ओके सर। हालांकि 2022 में चुनाव है, इसको लेकर किस तरीके की स्ट्रेटेजी अलग अलग पार्टियों की रहेगी तो देखना अलग बात है, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने तैयारी तो करनी शुरू कर दी है। मोहित अहमद जी हमारे साथ पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ गए हैं। अहमद साहब बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मोहित अहमद जी क्या लगता है आपको, आज अरविंद केजरीवाल के एक बड़े ऐलान के साथ चिंता बढ़ गई है, जहां पर एक्टिव मोड में प्रियंका गांधी नजर आ रही थी उत्तर प्रदेश में, चाहे वो हाथरस का जिक्र कर लें या फिर तमाम और मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। अब ये ऐलान क्या चिंता बढ़ाता है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, आपके कैडर के लिए? देखिए कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, वो एक नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है, उसका अपना वजूद पूरे भारतवर्ष में है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। थोड़ा सा हम कमजोर यूपी में जरूर हुए हैं, मगर इतनी कमजोरी के बाद भी कांग्रेस जो नेक नियति से अच्छे विचारों से राजनीति कर रही है,
कोई पॉलिटिकल पार्टी उत्तर प्रदेश में और नहीं कर रही है। आप ट्विटर पे अखिलेश जी रहते हैं, वो मुलायम सिंह की तरह ना तो क्रियाशील है और ना ही जुझारू व्यक्तित्व है उनका। उनको विरासत में कुर्सी मिल गई थी, उसका वो लाभ उठाए। अब इस वक्त खामोशी से वो भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, खामोशी से बैठे हुए हैं। जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें अभी भी मेरा दावा है कि कांग्रेस आदर्श की राजनीति और देश की जनता के हित की राजनीति कर रही है। अब देश की जनता इसको देर सवेर समझेगी कि हमारी हितैषी कौन पॉलिटिकल पार्टी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ राजनीति होती रही और वो भी गंदी राजनीति करते रहे राजनीतिक पार्टी के नेता, यानी कि उनका सीधा आरोप सपा बसपा और कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर है। इस बार वो आ जाएंगे तो स्वच्छ राजनीति करेंगे। देखिए अरविंद केजरीवाल जी बयान देने में बड़े माहिर आदमी हैं और उनका बड़ा बयान डिफरेंट होता रहता है। पब्लिक समझ नहीं पाती कि इनकी पॉलिसी क्या है। खैर दिल्ली में ये और यूपी में बहुत फर्क है। ठीक है, बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस के संगठन को लेकर भी उत्तर प्रदेश में सवाल खड़े होते रहे सर, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। मोहित जी, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। ठीक है, मैं आपके पास वापस आ रहा हूं। ओके, राजीव बख्शी जी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी से। राजीव जी, इतना कॉन्फिडेंस कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली जैसा मॉडल लाके खड़ा कर देंगे आप? राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही है? राजीव जी सुन रहे हैं आप? चलिए ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, कुछ तकनीकी खराबी है। पूजा श्री जी हमारे साथ है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। पूजा जी, आवाज मिल रही है आपको? जी। पूजा जी, क्या वाकई एक बहुत बड़ा बदलाव 2022 में आते आते हो जाएगा कि दिल्ली का मॉडल उत्तर प्रदेश में कामयाब हो जाएगा? ऐसी स्थितियां लगती हैं सर मैडम आपको? देखिए, महत्वाकांक्षी होना बहुत अच्छी बात है। आप भी अगर महत्वाकांक्षी बन रही है तो इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकतांत्रिक की कोई खूबसूरती है हिंदुस्तान में कि आप किसी भी स्टेट में, आप किसी पार्टी समुदाय से, हेलो जी सुन रहा हूं, मैं सुन रहा हूं जी। हाँ, किसी भी पार्टी, किसी समुदाय से आप अगर नहीं भी हो तो भी आप इलेक्शन लड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इनकी जब मैंने जब आप पार्टी का जो भाषण सुना, जो इन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, पीसी किया है, उसमें उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, सीसीटीवी और यूपी बिहार और प्लान सब की बहुत सारी बातें बताई हैं। तो इस प्लान पे ये कहना कि आप सीसीटीवी कैमरा, अगर आप सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए सिर्फ यूपी में जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा क्योंकि वहां नहीं है, लड़की सुरक्षित नहीं है वहां पे, बहुत अच्छी बात है, लड़कियों के सुरक्षा के लिए सोचना चाहिए। पर यही पूछता है जनता, यही यूपी की जनता और तमाम हिंदुस्तान की जनता पूछना चाहेगी आप पार्टी के महानायक से कि सर जी, ये सीसीटीवी कैमरा तो आपने लगाया, लेकिन जब दंगा हुआ 2020 की दंगा और जो शाहीन बाग की जो प्रोटेस्ट हुआ था, वहां का सीसीटीवी कैमरा कैसे गुम हो जाता है, कैसे गायब हो जाता है और खराब हो जाता है? तो इस चीज को भी दिमाग में रखिए कि क्या ये यूपी में भी करोगे आप ऐसा ही कि दंगा होगा और सीसीटीवी कैमरा गायब हो जाएगा? मोहल्ला क्लिनिक की बात की जाती है। मोहल्ला क्लिनिक में आप सुचारू रूप से, आपका चैनल भी जानता होगा कि कितने मोहल्ला क्लिनिक सुचारू रूप से चल रहे हैं। और जहां तक मैं तो सोची कि पीसी होगा तो हमारे जो सीएम जी हैं वो बोलेंगे कि मुझे महबूबा मुफ्ती की तरह नजरबंद कर दिया गया था जब मैं किसानों से मिलकर आया, लेकिन सुबह ये नजरबंद दिखते हैं और रात में शादी में पहुंच जाते हैं। तो ये तमाम जो साजिशें हैं वो चीज बहुत उभर कर सामने आती हैं और ये जनता बेवकूफ नहीं है। हालांकि मैं एक बात कहना जरूर चाहूंगी कि सीएम बड़े अच्छे हैं, दिल्ली के लिए बहुत अच्छे हैं, महत्वाकांक्षी हैं, महत्वाकांक्षा होना भी चाहिए, लेकिन सर एक डाल से दूसरे डाल पर उड़ने के लिए उस डाल को समझना बहुत जरूरी होता है। और यूपी में जिस तरीके से योगी जी काम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ग्राउंड को तो तैयार करने के लिए वो पिछले कई सालों से लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि निकाय चुनावों में उन्होंने कैंडिडेट्स नहीं उतारे थे पूजा जी, और ऐसा भी नहीं है कि हाथरस के केस को लेकर सरकार को घेरने के लिए संजय सिंह पीछे रह गए हों, उनके पार्टी के कई नेता वहां पर पहुंचे भी। शायद वो इसी चीज को लेकर, शायद वो सिर्फ हाथरस की केस को लेकर अगर ये सोच रहे हैं कि वो पूरे किला को फतेह कर लेंगे यूपी के अंदर, तो ये कहीं ना कहीं एक संदेह वाली बातें होती हैं। क्योंकि मैंने आपको सीसीटीवी की कैमरा की बात बता दी, मोहल्ला क्लिनिक की बात बता दी, मैं खुद वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली में हमने पानी फ्री किया, बिजली फ्री की, तो उत्तर प्रदेश में भी ये संभव है, वो तो ये भी कह रहे हैं। सर सबसे पहले तो हिमांशु जी ये क्वेश्चन आता है कि जब आप कोरोना काल में, आप मानिए कि आप कहीं के सीएम हैं और दूसरे जगह में आपको पैठ बनाना है, तो कोरोना काल में आपके यहाँ से जो यूपी बिहार के जो लोग थे वो कैसे ये मजदूर प्लान कर गए? आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या वो मजदूर आपको माफ कर देंगे? क्या
वो मजदूर समझते नहीं है कि किस तरीके की राजनीति और साजिश की गई है। यूपी एक ऐसा पहला स्टेट था जहां पर योगी आदित्यनाथ ने फेडरलिज्म को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ था कि कोई कहीं से जाएगा नहीं, फेडरलिज्म जो स्टेट के पास होती है उसको अधिकृत करते हुए यूपी गवर्नमेंट, योगी आदित्यनाथ ने पहला भाषण में ये बोला कि हमारे सारे जो बाहर कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो हमारे मजदूर हैं, उन भाइयों को बुलाया जाए। तो इस चीज को मजदूर तो भुला नहीं पाएंगे। ओके, राजीव जी हमारे साथ हैं, शायद उन तक आवाज अब मेरी पहुंच पा रही हो। राजीव जी की आवाज मिल रही है आपको? हाँ, आप सुन पा रहे हैं। राजीव जी, ये जो स्थितियां हैं, क्या एक मजाक है कि जैसा कि खुद कहा मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, अरविंद केजरीवाल, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि एक छोटी सी आबादी को आप संभाल नहीं पा रहे, उत्तर प्रदेश में आप जाकर फतेह हासिल करने का दम भर रहे हैं। क्या ये संभव है या फिर सिर्फ कह देने से कि हम यूपी में उतर रहे हैं उसके समीकरण बदल जाएंगे? राजीव जी देखिए, पहली चीज तो ये कि आज के अरविंद केजरीवाल जी के बयान से और उनके इस व्यक्तित्व से हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। और आज पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में, यहाँ तक कि हमारे आज हेडक्वार्टर्स के ऊपर आज इतना हर्ष और उल्लास के साथ आज इस बात को लिया गया है, और मेरी विधानसभा में भी इस बात के लिए बड़ा चर्चा का विषय रहा है। और बहुत सारे लोग आज जनरल पब्लिक के कि जो कि हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, उन्होंने आकर इस बात की बड़ी सराहना की है और इस बात की बड़ी खुशी जताई है कि आप लोग यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। और खासतौर पे जो कोई टिप्पणी अगर सुनी जाए जनरल पब्लिक की, मैं बात कर रहा हूँ पार्टी कार्यकर्ताओं की नहीं, कि उनका कहना यह है कि साहब कम से कम ये जो बदहाली उत्तर प्रदेश के अंदर है कि जहाँ पर कभी ठाकरों की सरकार होती है और कभी यादवों की सरकार होती है, कभी मुस्लिम राजनीति करी जाती है, कभी दलित राजनीति करी जाती है, कम से कम अब आज एक सरकार एक ऐसी आएगी कि जो जन की बात करेगी। तो मेरा मानना यह है कि नहीं, लेकिन आप फ्री वाले फॉर्मूले पे बने रहेंगे, क्योंकि इस फ्री वाले फॉर्मूले पर तो दिल्ली में भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी रही है। आप फ्री वाले फॉर्मूले पे बने रहेंगे, आप ये कहकर फतेह हासिल कर लेंगे कि हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी फ्री दे देंगे, जो दिल्ली में बहुत हद तक कामयाब होता नजर आता भी नहीं है, जिस पर अभी जवाब दे देंगे गौरव मिश्रा जी। बात का है बिजली फ्री करना, पानी फ्री करना, अस्पताल फ्री करना ही मुद्दा नहीं है। मुद्दा वहां पर करप्शन का मुद्दा है कि आज दिल्ली सरकार जो काम करवा रही है वहां पर, कि जहां पर उत्तर प्रदेश में वही काम 100 रुपए में होता है, दिल्ली सरकार उसको 45 रुपए में, 50 रुपए में काम करवा रही है, अनुपात के आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए। तो मेरा मानना यह है करप्शन का तो जिक्र किया ही नहीं उन्होंने, मुद्दा सिर्फ पानी और बत्ती का ही नहीं, उन्होंने महिला सुरक्षा का जिक्र किया, उन्होंने पानी का जिक्र किया, उन्होंने बिजली का जिक्र किया, जो हम दे रहे हैं दिल्ली में वो काम करेंगे। बच्चियों के सर यही समस्या है ना राजीव बख्शी जी, जिस मुद्दे को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे थे दिल्ली में, अब वो मुद्दा तो गौण हो चुका है। करप्शन के मुद्दे से जो आपने अपनी नींव रखी थी, अब वो करप्शन को लेकर कई जो एलिगेशन लगाए थे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पर, वो तो गौण हो गया, उस पर तो आप जाते नहीं। अब आप चले जाते हैं आगे, आप फ्री पर चले जाते हैं। पार्टी तो वहां रही नहीं। हाँ। कांग्रेस पार्टी का तो वजूद दिल्ली के अंदर वजूद रही नहीं गया है। तो छोड़ देंगे करप्शन के चार्ज जो लगाए गए थे वो आप छोड़ देंगे। आप डर लगने लगा आप सत्ता में आने के बाद। हेमंत, एक बात आप पहले हमें बात सुन लीजिए। मेरा कहना यह है कि जो लोग आज इस बात को कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कैसे आएंगे, उन लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वही दिल्ली है जिसमें आज बीजेपी की तटस्थ सरकार है, और उसी तटस्थ सरकार के नीचे आज हमने 3 बार उनको हराया है और वहां से कांग्रेस को साफ कर दिया है। और जिस तरह से मैं लोगों का उत्साह पब्लिक के अंदर मैं देख रहा हूं, अगर आप उस चीज का अगर किसी भी प्रकार से अगर आंकलन करेंगे तो आप ये देखिएगा कि 2022 में आम आदमी पार्टी की सरकार वहां होगी। और यही बात एक आंकड़े हमारे पास भी है सर कि पंजाब में आप 20 सीटें विधानसभा में जीत जाते हैं, और फिर 2019 में आते आते आप एक लोकसभा सीट तक ही सिमट जाते हैं। राजीव जी, एक स्थितियां ऐसी भी हैं कि हरियाणा में आप तमाम कैंडिडेट्स को उतारते हैं, लेकिन उनकी जमानत तक जब्त हो जाती है। नजदीक के प्रदेश में आप अच्छा धमाल नहीं कर पा रहे, उत्तर प्रदेश आप पहुंचाएंगे। ठीक है, आ रहा हूँ राजीव जी, आ रहा हूँ। गौरव मिश्रा जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, उनको जोड़ लेते हैं एक बार, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ओके सर, गौरव जी चिंता तो होनी चाहिए ना, अब आपको कोई ना कोई चुनौती देने के लिए सामने आ गया, 4 तो पहले थे। नहीं देखिए, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी, आ रहा हूँ राजीव जी, आ रहा हूँ, मौका दूंगा आपको, गौरव जी की बात हो जाए। जब किसी प्रदेश में चुनाव लड़ने जाती है तो उसको एक हवा और एक चुनौती बना करके मीडिया प्रस्तुत करने का काम करती है, उस पर बहस करती है। जबकि आम आदमी पार्टी का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड है, जब 2014 में चुनाव हो रहा था तो अंदर खाने पर्दे के पीछे कांग्रेस के साथ हाथ मिला करके
403 सीटों पर लड़ने का समझौता, गुप्त समझौता इन लोगों ने किया था। हश्र क्या हुआ आपके सामने है। आज के डेट की अगर हम बात करें 2019 में भी, तो उत्तर प्रदेश में इनका वोट शेयर 0.01% है। सर्वाधिक दिल्ली में है, बेशक वहां उनकी सरकार है, लेकिन लोकसभा में क्या स्थिति हुई ये आज के सामने है। मुझे लगता है आम आदमी पार्टी जैसी अनेकों पार्टियां हैं जो लोकतंत्र में अपनी किस्मत को आजमाती हैं, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने अपना एक व्यक्ति भेज रखा है जातिवाद को कुरेदने के लिए, धार्मिक उन्माद को कुरेदने के लिए। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, और इसी उत्तर प्रदेश और बिहार की जनता को बाकायदे कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लाउड स्पीकर पे बुला करके अनाउंसमेंट करके आनंद विहार टर्मिनल पर भेज दिया, और बॉर्डर पर धक्का मारकर पहुंचा दिया। उनको 2 वक्त के लिए अनाज तक नहीं मुहैया कराया, और आज वो सपना किस मुंह से देख रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में सरकार बना लेंगे। उनकी सच्चाई जग जाहिर है, धोखा देने की रणनीति उनकी जो है वो जग जाहिर है, कुछ छुपा हुआ नहीं है। मुझे लगता है इसके बारे में बहुत ज्यादा स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं। पॉलिटिकल व्यूज तो बहुत अच्छे हैं, जो भी पॉलिटिक्स वाले ठीक है, महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया उन्होंने एक, गौरव जी, महिला सुरक्षा का मुद्दा उन्होंने उठाया, जिस पर सरकार जो है फेल रही। क्या जवाब गौरव जी? उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है पूरे देश में जहां पे महिलाओं के अपराध पर कन्विक्शन रेट जो है वो सर्वाधिक है, 55.4%, जो पूरे देश में सबसे अधिक है। जो उत्तर प्रदेश में जो सजा देने की जो दर है वो 55.5% है। और वहीं अगर दिल्ली की हम बात करें तो दिल्ली में तो ये दंगे कराने का इंतजार कर रहे थे। इनके नेता वहां दंगे कराते हुए पकड़े जा रहे हैं, इनके विधायक पकड़े जा रहे हैं, इनके पार्षद पकड़े जा रहे हैं। तो क्या दंगों की आग में झोंकना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? ठीक है सर, मैं लौट रहा हूं इस पर। राजीव जी आपसे जवाब लूंगा। पूजा जी कुछ कहना चाहती है। पूजा जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। के बाद दमदार बहस में एक बार फिर से स्वागत है। जिक्र दरअसल उत्तर प्रदेश में क्या वाकई आम आदमी पार्टी झाड़ू लगा पाने में कामयाब हो जाएगी या फिर उसके अरमानों पर झाड़ू लग जाएगी, ये देखना होगा 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर। इसी पर चर्चा कर रहे हैं। लगातार हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। पूजा श्री जी कुछ कहना चाह रही थी, उनको जोड़ लेते हैं एक बार। पूजा जी अपनी बात रख दें, उसके बाद मैं आ रहा हूँ राजीव जी आपके पास। एक क्वेश्चन पूछिए कि ये जो रिलीजन वर्सेस रिलीजन का जो लड़ाई है ये खत्म करके स्टेट वर्सेस स्टेट लाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके ही आपके जो महानायक हैं, जिनका मैं केजरीवाल जी हैं, हमारे सीएम जी हैं, वो अपने ही भाषण में कोरोना काल में ये क्यों बोलते हैं कि यूपी बिहार के लोगों के पास सक्षम नहीं है, वो हमारे यहाँ स्टेट में आकर हमारा लूट ले जाते हैं, हमारे यहाँ इलाज करवाते हैं। जब आप किसी को इलाज नहीं करवाने दे सकते हो, फिर उस राज्य में ले जाकर आप घर बनाने की कैसे सोच सकते हो? आप यूपी में कैसे जाकर अपना बिल्डिंग निर्माण कर सकते हो, घर बना सकते हो, जब आप उस राज्य के को अपने राज्य में बर्दाश्त नहीं कर सकते हो? बताओ, ये तो सबसे बड़ी क्वेश्चन बनती है। स्टेट वर्सेस स्टेट का लड़ाई करोगे, रिलीजन खत्म करना चाहते हो या रिलीजन लड़ाई को बढ़ाना चाहते हो? जैसे पहले हमने लड़ाई देखा था महाराष्ट्र में, कैसे यूपी बिहार के लोगों को मार के भगाया गया था। क्या ऐसा ही आप दिल्ली बनाना चाहते हो? ये हमारी जो बॉडी है, इसका दिल जो है, ये हमारे शरीर है, इसमें दिल है हमारा दिल, और इसे दिल्ली को रोक देना चाहते हो आप। इसमें एक ऐसा षड्यंत्र, कुर्सी के लालच में ऐसा षड्यंत्र है कि इतनी यू टर्न वाली राजनीति कैसे कर जाते हो? ओके राजीव जी, जवाब है? देखिए, ये ऐसा बेमायने टाइप का सवाल है कि जिसका मेरे ख्याल से कोई जवाब या इसका कोई देने का कोई मुझे समझ नहीं आता। तो कही थी ना केजरीवाल ने, उन्होंने कहा था कि स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं नहीं मिलती। आज जितनी स्वास्थ्य सुविधाएं कहीं नहीं मिलती राजीव जी, स्वास्थ्य सुविधाएं जो है सिर्फ दिल्ली दे पाता है, ये तो कहते हैं ना सर। मैं खुद उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, और मैं यहाँ से अपनी विधानसभा से, और मैं अपनी ही विधानसभा से नहीं बल्कि आसपास के लखनऊ की जो विधानसभा है वहाँ से लोग इलाज कराने के लिए दिल्ली जाते हैं। और इस तरह की बात को जिस तरह की तोड़ मरोड़ के बता रही है कि ये कभी नहीं कहा गया।
कि सारे लोग दिल्ली जाते हैं सर। राजीव जी, सारे लोग दिल्ली जाते हैं या अपने अंदर सारे लोग इलाज कराने दिल्ली जाते हैं सर। लाने के लिए मना करा गया। अपनी पीठ थपथपाने से बेहतर है कि दूसरे के गिरबान में झांक कर भी देख लें कि क्या कुछ स्थितियां बनी हुई हैं। अपने गिरबान में झांक कर देख लिया जाए कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। ये कह देने से बिहार के चुनाव में जीत हासिल नहीं हो जाती आम आदमी पार्टी को लेकर। वही जिक्र हम भी कर रहे हैं कि आप ये कह दें कि आप दिल्ली आए, लेकिन अब जब आप यूपी जाना चाहते हैं तो फिर दिल्ली का मॉडल बताने के अलावा और कोई आपके पास चारा भी नहीं है। लेकिन दिल्ली में स्थितियां क्या है आम आदमी पार्टी की, ये भी साफ तौर पर समझा जा सकता है कि लोकसभा के चुनाव में आपको 2014 और 2019 दोनों में मुक्ति खानी पड़ी थी। राजीव जी, ठीक है राजीव जी, आ रहा हूं मैं आपके पास, प्लीज। ओके, मैं आ रहा हूं, करप्शन की बात करते हैं तो ठीक है, मैं आ रहा हूं राजीव जी। लेकिन राजीव जी, क्या दिल्ली और कहां उत्तर प्रदेश, इन दोनों को एक मानते हैं क्या सर आप? किसी भी तरीके से, किसी भी प्रोस्पेक्टस से आपको लगता है कि दिल्ली में हमने फतेह हासिल कर ली है तो उत्तर प्रदेश में भी हम किसी ना किसी तरीके से हासिल कर सकते हैं फतेह? ये आपको मालूम है कि आज कांग्रेस के कितने विधायक हैं उत्तर प्रदेश में? क्या ये आपको मालूम है कि बीजेपी के यहाँ पर कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिंदुस्तान में हुआ करते थे, इस लोकसभा में हुआ करते थे जब आज से 20-30 साल पहले? आपको ये मालूम है कि आज समाजवादी पार्टी की क्या परिस्थिति हो, क्या बीएसपी की परिस्थिति है? ये मेरे ख्याल से अगर इसके आंकड़े आज आप देखेंगे तो बीजेपी को छोड़ के जितने भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं आज उनकी हालत ये हो गई है कि उनको ये नहीं मालूम है कि क्या वो नेशनल पार्टी का दर्जा उनका रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। और आज हम चालू कर रहे हैं 63 विधायकों से दिल्ली में। ओके, हमारी पुरानी क्या हार हुई है इसका सवाल नहीं है। ठीक है जगदेव जी, ओके, मैं सर सवाल ले लेता हूँ, जगदेव जी से सवाल ले लेता हूँ। जगदेव जी, आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी, ओके आ रहा हूँ राजेश जी प्लीज। समाजवादी पार्टी नहीं, यानी कि क्षेत्रीय पार्टियों ने ही मौका दे दिया कि आम आदमी पार्टी अपना पैर जमा ले वहां पर आकर। ये अपने आप को बहुत कम आंकने लगे। अब ऐसी स्थितियां उत्तर प्रदेश में हो गई हैं समाजवादी पार्टी की, बसपा की, कांग्रेस पार्टी की। जगदेव जी, क्या जवाब है? देखिए, बसपा की कांग्रेस पार्टी की बात छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी के मुकाबला कोई लड़के जीत रहा, उपचुनाव आपने देख लिए। हमने मुख्यमंत्री को हराया, गोरखपुर में डिप्टी सीएम को हराया, मोदी को हराया। अभी हमने चुनाव जीते हैं और पार्टियां कहीं स्टैंड कर रही है। यहाँ कहीं बसपा हो, कांग्रेस कहीं दिखाई पड़ रही है। आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले पर कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी है। और आने वाले समय में 2022 में समाजवादी पार्टी की पुनः सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री बनेगी। और ये आम आदमी पार्टी क्या सपने देख रही? पिछला चुनाव लड़के यूपी में देख चुके हैं, क्या हुआ इनका। और आप देखिए, ये शहर और देहात में फर्क है। दिल्ली सैनिक क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश विश्व का 7वां देश बराबर है। 70% से ज्यादा यहाँ ग्रामीण क्षेत्र है। ये इतिहास भूगोल यहाँ भूल गए। ये बिजली और पानी से काम चलने वाला नहीं है। यहाँ किसानों की बड़ी उनका ये कहना है, राजीव जी का ये कहना है जगदेव जी कि ऐसी स्थितियां क्या समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी सोच सकती थी? जगदेव जी, राजीव जी कुछ कह रहे हैं। पार्टी ने जिस प्रकार से, आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से दिल्ली में कार्य करा है, जिस तरह से जन की बात करी है, जिस तरह से महिलाओं को सुरक्षा दी है, और जिस तरह से बच्चों के स्कूलों की व्यवस्था करी है, जिस तरह से अस्पतालों की व्यवस्था करी है, और इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा। केंद्र में बैठे हुए मोदी जी हर एक चीज को पलंगा लगाते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, यही तो समस्या है सर। आप दिल्ली में रहकर तालमेल बैठा नहीं पाते और आप उत्तर प्रदेश जाने की बात करते हैं। राजीव जी, पहले दिल्ली को पूरी तरीके से संभाल लीजिए। वहां पर आपको बार बार शरण में जाना पड़ता है, अमित शाह के शरण में जाना पड़ता है, नरेंद्र मोदी के शरण में जाना पड़ता है। ये तो स्थिति आपकी है सर। ओके सर, मैं आ रहा हूँ आपके पास, ठीक है। मोहित अहमद जी, ओके सर प्लीज। मोहित अहमद जी, मैं आ रहा हूँ। मोहित अहमद जी, साफ कहना है राजीव जी का कि ये स्थितियां जो आई हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, जाहिर है कि क्षेत्रीय पार्टियों का जो दबदबा रहा अब वो धीरे धीरे कम हो रहा है। इसलिए आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर अपने आप को तलाश रही है वहां पर और उसको भुना लेगी। मोहित जी। जी, मैं ये कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और हर पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने की अपनी इच्छा रखती है। वो चुनाव लड़े, अब उसका रिजल्ट तो उन्हें खुद पता चल जाएगा। दिल्ली और यूपी का स्थिति अलग है, मगर जो मेन हीरो है कल्प्रिट, उसका कोई नाम ही नहीं ले रहा है। अरे धर्म की राजनीति और लड़ाने की राजनीति तो भाजपा कर रही है और ओवैसी को भी बुला रही है कि आवे लड़े। ओवैसी जो यूपी में ऐलान किए हैं चुनाव लड़ने का, वो तो भाजपा के इनिशिएटिव पे किया है।
भाजपा के अंदरूनी समझौते की तरह किया है। तो समझौता तो कांग्रेस और आम पार्टी का नहीं था, समझौता तो अंदरूनी ओवैसी और भाजपा पार्टी का है। दिल्ली में भी आप आरोप लगाते रहे कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिल गए। पहले तो आप मिलने भी वाले थे सर, ऐसे आरोप तो आप पर भी लगे दिल्ली के चुनावों को लेकर। दिल्ली के चुनावों को लेकर ये आरोप तो आप पर भी लगे हैं कि चुनाव में उतरने से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरेगी। आरोप लगा देना बड़ा आसान है सर। ओके, कौन किसकी भी टीम है, कौन किसके साथ काम कर रहा है, ठीक है, ओके। आप मोहित जी अपनी बात रख दें, एक बार पूरी बात कर लें आप मोहित जी, ठीक है। जी समझौता तो आरोप चाहे जो लगा दे, आरोप तो निराधार लगाते ही रहते हैं, मगर यहाँ तो सबूत के साथ सिद्ध है कि बिहार में ओवैसी को लड़ाया और भाजपा ने उनसे कहा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ वहाँ जरूर लड़ाओ। वही स्थिति इन्होंने यूपी में भी किया है। तो दंगा और फसाद की राजनीति में आपकी भाजपा तो है, मेन हीरो वो थे। आम आदमी, मैं आज AIMIM की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूं। मोहित अहमद जी, आपको डर लगता है फिर AIMIM से? इसी दंगे में केजरीवाल का भी बेसिक चीज ये है कि पूरे चुनाव में जब दंगा हुआ दिल्ली में लोग इस तरह से जोर से बोल रहे हैं। मुझे सुनिए, अरे भाई आप जो बोल रहे थे तो मैंने यहाँ पर क्या करें। चलिए एक एक करके प्लीज, ऐसे डिस्टर्बेंस होता है। राजीव जी मैं आ रहा हूँ, आपकी बात भी सुनूंगा। एक बार मोहित जी की बात पूरी हो जाए, फिर मैं जगदीप जी आपके पास आ रहा हूँ। तो मेरा टाइम ये क्यों कट कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि मैंने कहा दंगा कराने में भाजपा के साथ केजरीवाल जी शामिल थे। ऐसे तबलीगी जमात पे जब भाजपा ने आरोप लगाया तो उस पर भी केजरीवाल साहब खामोश रहे। तो ये सब चीजें जो है उनके खिलाफ भाजपा से लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए ठीक है राजीव जी, इस पर आप जवाब दे देना। गौरव जी को जोड़ने देगा। गौरव जी, बी टीम का आरोप लगता है, आम आदमी पार्टी के को लेकर भी बी टीम का आरोप आपके पास लग गया था एक बार पहले, और अभी स्थिति ऐसी है कि आप ये समीकरण को बिगाड़ने के चक्कर में, अपने आप को आगे करने के चक्कर में ऐसा माहौल बनाने का काम आप कर रहे हैं, चाहे वो ओवैसी हो या आम आदमी पार्टी हो। देखिए आम आदमी पार्टी को उसमें भाजपा को छोड़ करके जितनी भी पार्टियां विपक्ष में हैं, इन सबों ने एक साथ मंच साझा किया है, चुनाव भी लड़ा है, हाथ भी उठाए हैं। ऐसा नहीं है, इन सब की चुनौती भारतीय जनता पार्टी है और इन सब का आधार बंटवारा है। फूट डालो और राज करो, डिवाइड एंड पॉलिटिक्स। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो मूल आधार है वो संघर्ष है। हमारा कार्यकर्ता जो है राष्ट्र निर्माण के लिए काम करता है और विकास के लिए काम करता है। यही वजह है कि बार बार हमारे दल को जनता यहाँ की चुनती है। और एक बात बहुत साफ आपको बता दें, अब जनता ऐसी नहीं कि उनको बरगलाया जा सके, फुसलाया जा सके। आइडियोलॉजी होनी चाहिए, विचारधारा जरूर होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी की कोई विचारधारा नहीं है। जो देश के नुकसान करने वाले विषय हैं, देश का खिलाफत करने वाले विषय हैं, उनके साथ भी आम आदमी पार्टी खड़ी दिखाई देती है। और जिन जिन पार्टियों ने ये बात किया है उनके साथ जनता ने उनको दंड दिया है। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हाशिए पर है, कांग्रेस पार्टी हाशिए पर है, आम आदमी पार्टी हाशिए पर है। तो कम से कम ये प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है कि उत्तर प्रदेश में आएंगे तो ये जनता को कहीं से भी बरगला फुसला पाएंगे। जनता इंतजार कर रही है। दरअसल जनता बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है आए और यहाँ पर वो अपने हश्र को देखे। जिस तरह से केजरीवाल जी काशी से आकर चुनाव लड़े, सवाल आपसे भी है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कहीं ना कहीं फेल रहा। महिला अपराध का जिक्र कर लें, अपराधों में देश में सबसे ऊपर है, यही जिक्र कर रहे हैं। 13.2% का जिक्र कर दिया जाता है। इन स्थितियों को कैसे आप पाएंगे, इन स्थितियों से कैसे निपट पाएंगे जब सामने विरोधी दल का नेता ये कह दे कि महिला अपराध आपसे संभलता नहीं, आप प्रदेश क्या संभालेंगे? अरे भाई क्या चीज होता है जबकि उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं है। ये उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश माना जाता रहा है हमेशा से। पिछली सरकार ने जब सत्ता छोड़ी थी तो ये अपराध प्रदेश के नाम से जाना जाता था। आज अपराधियों की क्या दशा है आप देखिए। लगभग 15,000 से ज्यादा अपराधी तो अपनी जमानत तोड़वा कर जेलों में घुस चुके हैं। 125 से ज्यादा अपराधी ऊपर चले गए। पूरा माफियाओं का जो समानांतर साम्राज्य चलता था, समाजवादी पार्टी में 70% अपराध उनके विधायकों और इस पर जवाब दे देंगे जगदेव जी। उनके विधायकों और सांसदों के क्षेत्र में होते थे अपराध।
सरकार प्रायोजित अपराध होते थे, नेताओं द्वारा। यहाँ पे सिर्फ एक अपराधी है उत्तर प्रदेश में, टूट चुका है ये। अपराधी बचेगा नहीं सर, इस तरीके का जिक्र उत्तर प्रदेश मुखिया कहते थे, लेकिन अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि दिन दहाड़े क्या कुछ स्थितियां उत्तर प्रदेश में हो जाती हैं, इससे आप वाकिफ आपको होना चाहिए, अगर आप नहीं है तो। राजीव जी अपनी बात पूरी कर रहे थे, राजीव जी अपनी बात पूरी करते हैं, जगदीप जी फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ। राजीव जी कहिए। मेरा कहना है कि जो आप बात कर रहे हैं बीजेपी के हमारे प्रवक्ता भाई कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराध मुक्त हो गया, अगर न्यूज़पेपर उठा के खोल के आप रोज सुबह के ऊपर देखें और टेलीविजन पे देखें तो सिर्फ अपराध के अलावा कोई वहां बात नहीं होती है। आज पिछले 4 साल से ये बात हो रही है गड्ढा मुक्त प्रदेश होने की। आज पूरा प्रदेश गड्ढा युक्त हो गया है। आप यहाँ पे करप्शन की बात करते थे कि यहाँ पर करप्शन मुक्त उत्तर प्रदेश होगा। आज करप्शन का वो उस चरम सीमा पर है कि जो काम हमारा बेचारा एक नागरिक 100 रुपए देके करवाता था। जी ठीक है, करप्शन का जिक्र किया। जगदेव जी अपनी बात रखते हैं, आप पूरी करते हैं, फिर पूजा जी के पास जा रहा हूँ। जगदेव जी देखिए, आपने कई सारे 4 साल होने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में, जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, वह कहे नहीं 500 रुपए का 5000 में नहीं होता। अपराध इतना ज्यादा बढ़ा है कि रोज आप देख लीजिए मीडिया में समय हम लोग देखते हैं कि हमारी बच्चियां, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप भ्रष्टाचार की आप बात कर लीजिए, महंगाई चरम सीमा पे है। आज आलू पे 50 रुपए बिक रहा है। और ये जो मोदी योगी जी है, जो ठोको राजनीति है, उससे सारा प्रदेश ठोको से पड़ा हुआ है। जनता ठोक रही है पुलिस को। पुलिस अभी विद्रोह कांड आपने देखा, पुलिस ठोक रही है जनता को। ये कौन सा है? और कह रहे हैं इनकी भाषा देखिए, संसदीय भाषा हमारे मुख्यमंत्री जी की, ठोक दो, काली ठोक दो, कह रहे ऊपर पहुंच जाएंगे। ऐसे के मुख्यमंत्री बोलते हैं संसदीय भाषा? ये कौन सी भाषा है? ये भाषा दबंगई की है, ये भाषा धमकाने की है कि जनता इसको बुरा मानती है। मैं सोचता हूँ लोग याद कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का शासन कितनी जल्दी समाप्त हो। और योगी का ये चेहरा, आप एक बार उस बात खड़ा करूंगा, हमेशा राजा बेचारे संन्यास लिया है, लेकिन ये कभी सन्यासी ने राजपाट नहीं लिया है। ये उल्टी गंगा बहने लगी है, इसका जल्दी समाप्त होने वाला है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो प्रयोग किया है, हर जगह संघ को हिंदुत्व की भावना लेकर के भड़काने का काम किया है, देश में वोटों को ध्रुवी करने का काम किया है। हर बात में पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। वो अच्छा लगता है आपको? एक सन्यासी अगर गद्दी में बैठ जाता है तो आपको बुरा लगता है, लेकिन वो अच्छा लगता है जो परिवारवाद की राजनीति को और आगे बढ़ाता चला जाता है, वो आपको ठीक लगता है सर? ठीक है सर, कहाँ चले गए सारे? ओके, आपकी मजबूरी है सर। पूजा जी अपनी बात रखें। फेल हो गया, ठीक सर, फेल है। ओके जगदेव जी, ओके कर रहे हैं 2022 ठीक है जगदेव जी, मैंने सुन लिया है। मैं हर किसी को मौका मुझे देना होगा। पूजा जी उन्होंने रामायण और महाभारत थोड़ा कम पढ़ा है। मैं एक बात बता दूं, महाराजा जनक जी भी जो थे वो सन्यासी थे और बाद में उन्होंने अपने राजपाट को बचाने के लिए उन्होंने अपना सत्ता संभाला था। हठ योग की अगर आप बात करते हैं तो हठ योग जो होता है वो राजयोग के लिए होता है। तो उन्होंने जो तपस्या की थी वो हठ योग था और अब ये एक राजयोग है। और कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है किसी भी संविधान में और किसी भी रूल बुक में, इवन हमारे जो 18 उपनिषद है उसमें भी नहीं लिखा गया उपनिषद में कि आप कभी भी रूल नहीं कर सकते हैं। रूल कोई भी कर सकता है अगर उसकी नीति सही है तो। नीति की बात अभी आप पार्टी नीति की बात कर रही थी कि नीति सही होना चाहिए, पैसा हो ना हो, नीति सही होना। तब यहाँ पे पैसा और नीति दोनों की बात आ जाती है, तब आप पार्टी से को मिलता है कि 13,000 करोड़ एफडी का खा गए। अब समझ नहीं आता है कि आप कोरोना का बारिश होती है तो रोड पूजा जी, फिर ऐसी स्थितियां तो उनके साथ भी खड़ी हो जाती हैं। वो कहते हैं एमसीडी वाले 2500 करोड़ का घोटाला करके बैठे हैं, वो तो इस पर भी आ जाते हैं। फिर ये घोटालों के आरोप या फिर आरोपों की बौछार ये तो होती है, जाहिर है पूजा जी। और ये तो ये नहीं कहना चाहिए ना हिमांशु जी की ये कहाँ पे क्या करप्शन है, कहाँ पे क्या करप्शन नहीं है। अगर नीति की लड़ाई करनी है तो करनी चाहिए। लेकिन मैंने जो क्वेश्चन पूछा राजीव जी से, मुझे नहीं पता वो मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं। भाई बहन सारा वाली नीति करो, लड़ाने वाली नीति ना करो। अगर यूपी में जाना था तो मैं बोलना चाहूंगी कि अगर यूपी में घर बनाना ही था, अगर लड़ना ही था तो कोरोना काल में क्यों भगाया, क्यों टर्मिनल पर लोगों को बोला आप चले जाइए अपने जगह से जहां से आए, उनको खाना मुहैया करवाते। अरे नीति बनाओ, नीति लॉन्ग विजन रखो। अगर मैं ये नहीं बोलती हूँ, एक समय था
जब वो सीएम की जगह पीएम बनने का एक ख्वाहिश रखते थे और फिर आकर सीएम में रह गए। धीरे धीरे बहुत जगह पंख फैलाया और सिमट गए। महत्वाकांक्षी होना अच्छी बात है और बीजेपी के पास कोई दूसरा चेहरा नहीं है दिल्ली में, दूसरा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन योगी आदित्यनाथ एक बहुत ही मजबूत चेहरा है और आप पार्टी बहुत कटुआ पार्टी बनकर रहे हैं। राजीव जी क्या जवाब है इसका जो जिक्र पूजा जी ने किया? सवाल समझ में नहीं, सुनाई नहीं दिया, कुछ लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। आप पूजा जी अपनी बात रख दें एक बार पहले। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर यही नीति करनी थी, यूपी में जाना ही था, तो लोगों को, मजदूरों को यहाँ पर संभाल कर क्यों नहीं रखा? अगर एक छोटा सा स्टेट में अगर आपके यहाँ मजदूर आते हैं, काम करते हैं, वो संभलते नहीं है। ठीक है, गंदी राजनीति करी जिसका जिक्र खुद अरविंद केजरीवाल आज कर रहे हैं। ठीक है राजीव जी कह दीजिए अब आप। मैंने पहले भी इस चीज के लिए आपसे कहा है कि इस तरह की बात कभी भी नहीं कही गई है। और सबसे अगर आप इस चीज को देखें कि पिछले जब यहाँ पर लोग कोरोना के महाकाल के दौरान जब लोग पलायन कर रहे थे जगहों से, तो अरविंद केजरीवाल जी ने और उनकी सरकार के लोगों ने, मंत्रियों ने, एमएलए ने, सब लोगों ने मिलकर लोगों की मदद करी है। लोगों को खाने दिए गए हैं, लोगों को शेल्टर दिया गया है। और अगर आज आप देखें किसानों के संग क्या हो रहा है, आज कौन खड़ा हो रहा है किसानों के साथ? आज अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार खड़ी हो रही है। ऐसी स्थितियां भी थी ना राजीव जी, फिर आप इस बात को माने, ऐसी तस्वीरें भी हमने देखी हैं जो दिल को झकझोर कर रख देती हैं। कई किलोमीटर तक लोग जो है वो पैदल चलते हैं, लेकिन दिल्ली न नोएडा कहीं पर भी किसी तरीके की मदद उनको मिलती नहीं है। तो इसको किस तरीके से देखें? आपने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया, दिल्ली वालों ने उनको उनके हाल पर छोड़ दिया। वो बेचारे उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, वो बेचारे बिहार पहुंच रहे हैं। हर आदमी को कि जो कोरोना के दौरान ठीक है, मतलब की गलत नीति के कारण जो करीब 3 महीने लोग फंसे रहे। राजीव जी स्थितियां ऐसी थी दिल्ली के अंदर कि जान छूटी। ठीक है, यही स्थितियां थी दिल्ली के मुख्यमंत्री की कि लोग अगर जा रहे हैं तो हमारी जान छूट रही है, नहीं तो हम कहां से व्यवस्था करके देंगे? या मानिए सर ये स्थितियां थी वहां पर उस वक्त। ओके ठीक है, मैं लौट रहा हूँ प्लीज। ठीक है, मेरे पास वक्त नहीं है, 30 सेकंड हमको देने होंगे मेरे को। ठीक है मोहित अहमद जी। ओके मोहित अहमद साहब, क्या उत्तर प्रदेश में आपके लिए आपके हिसाब से कोई चेहरा है? क्योंकि संगठन में तो बहुत बड़ा बिखराव है, अनुभव और युवाओं को लेकर आप लगातार तालमेल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन जब एक और पार्टी मैदान में उतर जाए तो फिर कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ना आपको। कोई चेहरा है सर उत्तर प्रदेश में आपका? देखिए हमारे पास कांग्रेस में ही लीडरशिप है और चेहरा भी बहुत है, और ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस के मुकाबले कुछ नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि योगी जी बहुत अच्छे चीफ मिनिस्टर साबित हुए हैं। मैं कहता हूँ जो सन्यासी है उसको चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ, मगर सन्यासी के अंदर करुणा होती है, दया होती है, सब पर रहम करते हैं, कर्म करते हैं, सबको समान रूप से व्यवहार करते हैं। ये तो किसी जात के पक्के विरोधी है और किसी माइनॉरिटी। ठीक है ओके, ये लोग अरे मैडम ठीक है मैं हर किसी को 30 सेकंड देना पड़ेगा प्लीज। आपका वक्त हो गया। जगदेव जी अरविंद केजरीवाल भी युवा के तौर पर आगे आपके सामने आ रहे हैं, एक मॉडल है दिल्ली का, और दूसरी तरफ अखिलेश यादव होंगे। क्या एक चुनौती नहीं लगती आपको? जगदेव जी 30 सेकंड में पूरा करें प्लीज। देखिए कोई चुनौती नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए हमारे पास एक अच्छा मुख्यमंत्री रह करके एक अच्छा चेहरा है, और हमारा व्यापक आधार किसानों में, मजदूरों में, सब में हमने कर दिखाया है। हमारे लगातार मुलायम सिंह मानी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री रहे, और हम तो चौधरी चरण सिंह के फॉलोअर है। अब 70% है किसान है, नौजवान है। अब हम लगातार आंदोलन करें, कल भी हमारा पूरे किसानों। ठीक है राजीव बख्शी जी, हमने इतना राजीव बख्शी जी, ठीक है सर टाइम पूरा हो गया प्लीज, टाइम नहीं मेरे पास। राजीव बख्शी जी आपके नेताओं में महत्वाकांक्षा इतनी हावी होती है कि योगेंद्र यादव हरियाणा तक पहुंच जाते हैं, खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट करने लगते हैं। उत्तर प्रदेश में कोई चेहरा सर संजय सिंह के अलावा? तीनों पार्टियों के जो प्रवक्ता हैं उनकी बात को मैं नकारता हूं 100%। और मैं ये बताना चाहता हूं कि 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार गौरव जी और चेहरा नहीं बताएंगे आप, क्योंकि चेहरा बताएंगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाती है। गौरव जी कांग्रेस को दिल्ली में देखिए अरविंद केजरीवाल का पूरा इतिहास है। जिस थाली में खाया उसमें छेद किया, जो काम किया उसको छोड़ा, जो साथ दिया उसको तोड़ा। ठीक, तो
तो उत्तर प्रदेश में भी वो इसी सपने के साथ, इसी ख्वाब के साथ आना चाहते हैं। यहाँ की जनता भी इंतजार कर रही है, बिल्कुल आए, वही जनता उनको जवाब दे देगी, उनको सबक मिल जाएगा। 2022 में आए। चर्चा को विराम देना होगा। बहुत शुक्रिया गौरव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहमद जी आपका बहुत शुक्रिया, जगदेव जी बहुत शुक्रिया आपका, पूजा जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, राजीव जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर स्थितियां ऐसी कि दिल्ली अब दूर उत्तर प्रदेश तो लगती नहीं, इस वजह से क्योंकि अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हम चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान हमने कर दिया है, यानी कि शंखनाद हमारी तरफ से हो चुका है। क्या कुछ तैयारियां वहां पर की जाएंगी, किस तरीके की तैयारियां होंगी ये देखना है। लेकिन 2022 को लेकर अभी से तैयार आम आदमी पार्टी है, उसने कमर कसनी शुरू कर दी है। लेकिन एक तरफ दिल्ली का मॉडल है तो दूसरी तरफ जातीय समीकरण का जाल है उत्तर प्रदेश में, उसको तोड़ पाने में क्या वाकई अरविंद केजरीवाल कामयाब हो पाएंगे, ये वक्त पता है। इसके साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।